अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मैंने ड्राइविंग का काम सीखा और अफसरों के साथ ड्यूटी पर रहा। एक मेजर साहब मुझ पर मेहरबान हो गए, मेरी सेहत की बड़ी तारीफ़ें करते। मैं दिन रात इंतकाम की आग में जल रहा था। मैंने मेजर साहब को बलवंत कौर से बिछड़ने, अपने मामे के कत्ल और रघुवीर की बदमाशियाँ सब कुछ बताया। मेजर साहब ने मुझे इंतकाम से बाज रहने की बड़ी नसीहत की, लेकिन अब मैं वो भूखा नंगा दिलबर नहीं था। फौज की रोटियां मिलती थीं, जेब में पैसे थे, इस तरह इंतकाम की आग में उतरना तो मुझे था ही। मेजर साहब ने जब ये देखा कि मैं बदला लिए बगैर नहीं रह सकता तो उन्होंने मेरे मदद की हामी भर ली और वादा किया कि तुम्हें असला और जीप दूंगा और छावनी के रिकॉर्ड में भी तुम्हें हाजिर रखूंगा। आगे तुम्हारा काम कि तुम जिंदा वापस आते हो या नहीं। कुछ रोज बाद मेजर साहब ने एक जीप और 2 नौजवान मेरे साथ किए। मेरे साथियों के पास 2 नाली बंदूक भी थी, पर मैं बंदूक वाला असला इस्तेमाल करना सही नहीं समझता था। रघुवीर ने मेरे मामा को चाकू मारा था तो मैंने भी चाकू ही रघुवीर के जिस्म में उतारने थे। जीप में हम शहर आए। टांगे वाले अड्डे पर एक होटल में मैंने अपने साथियों को खाना खिलाया और बाहर निकला। मेरे साथी जीप की तरफ चले गए तो मैंने देखा कि हमारे गांव का एक कुमार जो जेब तराशी करता है मुझे नजर आ गया। उसने भी मुझे देख लिया और पहचान भी लिया। मुझे डर हुआ कि ये रघुवीर के आदमियों को ना बता दे और वो होशियार हो जाएं। गांव से इतने अरसे भागे रहने की वजह से ये लोग मुझ पर बहुत शक करने लगे थे और होशियार भी रहते थे। मैंने इस जेब कतरे से खुद को ना छुपाया और उसे रोटी खिलाने का कहकर होटल में ले गया। मैं कोई बात सोचना चाहता था। मैंने अपने साथियों को इशारा करके पास बुलाया और उनसे कहा कि तुम जाओ, सुबह सुबह आ जाना। वो चले गए तो मैं सोचने लगा कि इस जेब कतरे से किस तरह जान छुड़ाऊं। फौजी नौकरी आदमी को होशियार बना देती है। रोटी खाने के बाद मैं हाथ धोने के बहाने गुसल खाने की तरफ गया और अपना बटुआ इसे पकड़ा दिया कि इसमें से पैसे निकालो। मैंने गुसल खाने के दरवाजे में से देखा कि वो बटुए में नोट गिन रहा है। मैं तेजी से बाहर आया और उसे गर्दन से पकड़कर 2-3 थप्पड़ लगा दिए और साथ ही शोर मचा दिया कि उसने मेरी जेब काटी है। लोग जमा हो गए। एक आदमी बड़ा जोशीला था। मैंने उसे कहा कि इस आदमी को थाने लेके चलते हैं। बटुआ जेब कतरे के हाथ में ही था, क्योंकि वो तो मेरे ड्रामे से एकदम हैरान रह गया था। उसका दिमाग ही फेल हो गया था। हिजूम ने उसे आगे लगा लिया। चंद कदम चलने के बाद मैं हिजूम में से निकलकर गायब हो गया। मुझे उम्मीद थी कि अब ये रात थाने में गुजारेगा और मेरे काम में रुकावट नहीं होगी। मैं वहाँ से सीधा गौरबख्श की हवेली पहुँचा। चारों तरफ फिरकर मैंने पहरे का अंदाज़ा लगाया। वहाँ कोई नहीं था और शायद कोई पहरेदार होता भी नहीं। मैंने पिछवाड़े का रुख किया और वहाँ से हवेली के अंदर कूद गया। दीवार के साथ घूम फिर कर मैं अंदाज़ा लगा रहा था कि रघुवीर किस कमरे में हो सकता है कि अंधेरे में एक चारपाई से जा टकराया। इसके साथ ही एक और चारपाई थी। मैंने खंजर निकाल लिया और जब मारने के लिए सीधा किया तो देखा कि चारपाइयों पर रघुवीर के दोनों भाइयों की लाशें पड़ी थीं। मुझे बहुत दुख हुआ। इस बात का दुख नहीं कि वो क्यों कत्ल हुए, बल्कि दुख इस बात का था कि रघुवीर मेरे हाथ से बच गया है। अगर मैं उसे तलाश करने लग जाता तो ये कत्ल मेरे खाते पड़ जाने थे। मैं वहाँ से खिसक गया। वापस टांगों वाले अड्डे पहुँचा। फजर होने वाली थी कि मेरे साथी जीप लेकर आ गए। छावनी वापस गए तो मैं मेजर साहब के पास पहुँचा। उन्होंने पूछा कि काम हो गया। मैंने कहा हाँ साहब। बोले जाओ आराम करो। मैं क्वार्टर में आकर लेट गया। मैं अंदर से बहुत शर्मिंदा था। दुश्मन के घर जाकर भी नाकाम वापस आ गया। फिर सोचने लगा कि रघुवीर के भाइयों को मैंने कत्ल नहीं किया तो किसने कत्ल किया है। कुछ समझ में ना आया। रघुवीर बाहर से शरीफ, अंदर से छटा हुआ बदमाश था। जिस तरह बलवंत कौर को उड़ा ले गया था, इसी तरह किसी और के साथ दगा किया होगा और उसने ही बदला ले लिया होगा। रघुवीर के भाइयों की अपनी दुश्मनियां होंगी। मुझे तो अपनी नाकामी का सदमा था। रह रहकर बलविंदर का चेहरा आंखों के आगे आ जाता, जो रघुवीर की रखेल बन गई थी। एक तो मेरे अपने अंदर शर्मिंदगी, दूसरे मेजर साहब से झूठ बोलने की शर्मिंदगी। मैंने वहां से सामान इकट्ठा किया और भाग निकला। अटारी अड्डे से बस पकड़ी और गांव से बाहर आकर
वीरान खूह में डेरा डाल दिया। पता नहीं कैसे मुखबिरी हो गई और आपने मुझे और मेरे चचा को वहां से पकड़ लिया। जनाब, रघुवीर के भाइयों को मैंने कत्ल नहीं किया और आपसे कुछ नहीं छुपाया मैंने। अब मैं आपके सामने साफ साफ कहता हूँ कि रघुवीर को कत्ल करने आया था, वो नहीं मिला। जिंदगी में अगर कहीं आमना सामना हो गया तो उसे मारने की कोशिश जरूर करूँगा, पर ये दोनों कत्ल मैंने नहीं किए। मैंने घूमकर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। थप्पड़ की सख्ती से उसका मुंह टेढ़ा हो गया। मैंने यकलख्त उसे मुक्कों और ठुड्डों पर रख लिया। मेरी इस मार कुटाई का मकसद ये था कि अगर वो झूठ बोल रहा है तो सच बक दे। इस तरह के नफ्सियाती और जिस्मानी तशद्दुद से मुल्ज़िमान मान जाते हैं। अच्छी खासी ठुकाई के बाद मैंने उसे अपने मुहर्रिर के हवाले किया कि इसे हवालात में बंद कर दे। वो अगरचे कत्ल के केस में ज़ेर तफ्तीश था, लेकिन एक फौजी सिपाही भी था और अभी तक हाजिर सर्विस था। अगर वो मुझे कत्ल के केस में मतलूब था तो फौजियों को भी मतलूब था। ऐसे भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई होती है। मैं उसे ज़्यादा हवालात में नहीं रख सकता था। मुझे फौजी अफसरों को इतला देना थी कि उनका फौजी पकड़ा गया है। मैंने अपने एसएसपी को इतला कर दी। उन्होंने मुझे कहा कि दिलबर सिंह को मेरे पास पहुंचा दो, मैं यहाँ से इसे फौजियों के हवाले कर दूंगा। मैंने दिलबर को एसएसपी के दफ्तर पहुंचा दिया, लेकिन वहाँ ले जाने से पहले थाने में इससे अच्छी तरह पूछगछ कर ली। दिलबर ने मुझे कायल कर दिया कि कत्ल उसने नहीं किए। अगर रघुवीर उसे मिल जाता तो वो इसे ज़रूर कत्ल करता। पुलिस के सामने इस तरह धमकियां देना भी एक जुर्म है और मैं इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकता था, लेकिन चूंकि इसे फौज के हवाले करना था इसलिए मैं इस चक्कर में नहीं पड़ा। जाने से पहले उसने कहा कि मैं उसके चचा हरी सिंह पर रहम करूं, उसका कोई कसूर नहीं। वो मेरी मोहब्बत में खूह पर मिलने आ गया था। अब तक के वाक़यात में किसी को बलविंदर कौर का ख्याल आया ना आया, अलबत्ता मुझे शुरू से ही उसका ध्यान था और चुपचाप तरीके से मैं ये सोच रहा था कि देखूं कि बलविंदर कौर क्या कर रही है, मतलब ये कि उसकी सरगर्मियां क्या हैं। मैंने उसी मुखबिर को बुलाया और उसे टो लगाने के लिए कह दिया। वो अब तक खासा कामयाब रहा था। उसने 2 दिन के बाद मुझे रिपोर्ट दे दी। बलविंदर अपने चचा हरी सिंह के साथ ही रहती थी और जिस दिन हरी सिंह गिरफ्तार हुआ था उसी दिन बलविंदर और उसकी चाची यानी हरी सिंह की घरवाली दोनों ही गायब थीं। अब हरी सिंह से सही तरह पूछने का वक्त आ चुका था। दिलबर की माँ तो बेचारी कमज़ोर बूढ़ी औरत थी। बेटे के गायब हो जाने ने उसे परेशान कर रखा था। कई साल तो रोती पीटती रही। जब हरी सिंह के दिलबर के साथ राब्ते शुरू हुए तो इसे सुकून आ गया था कि दिलबर जिंदा तो है। मेरा ख्याल था कि हरी सिंह बहुत कुछ बताएगा। मैंने उसे हवालात से निकाला और पूछगछ करता रहा। साथ ही मैंने थाने का पुराना रिकॉर्ड भी निकलवा लिया। उसका कत्ल होने वाला मामू चोर था। एक आध डकैती की वारदात उसके खाते में भी थी। दिलबर के मकतूल मामू के साथ एक और आदमी तलवा सिंह का भी नाम था। वो इस थाने का पुराना हिस्ट्री शीटर था और कम से कम 10-12 साल से इश्तहारी था। कुछ पता नहीं था कि कहाँ है। कम से कम पुलिस के हाथ तक कभी नहीं चढ़ा था। हरी सिंह से जब मैंने पूछगछ शुरू की तो तलवा सिंह को भी जहन में रखा। हरी सिंह रवायती किस्म का बदमाश नहीं था कि इससे उगलवाना मुश्किल होता। मैंने इससे पहले इस किस्म के कमज़ोर आदमियों से तफ्तीश में देखा था कि इन्हें अपनी इज्जत और पुलिस से बेइज्जती का बड़ा ख्याल होता है। हरी सिंह से मैंने साफ कहा कि वो अपनी इज्जत चाहता है तो खुलकर बात करे, वरना वो हवालात की मार चंद मिनट भी नहीं सह सकेगा। हरी सिंह ये बात समझ गया। मुझसे कहने लगा, खान साहब, मैंने आपको वक्री किस्म का अफसर पाया है। अब तक जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। दिलबर का मामू चोर भी था और डकैत भी, पर रघुवीर सिंह ने उसे ख़त्म कर दिया। गौरबख्श ठीक है, मालो दौलत वाला है, पर वो सिख भी है और सिक्कों के उसूल भी जानता है। जब उसके बेटे ने दिलबर की मंग पर हाथ डाला था तो उसे उसी वक्त दखल देकर मामला ख़त्म करना चाहिए था। वो जानता था कि हम कौन हैं, पर उसने कुछ न किया। बलवंदर तो गई जहां उसे जाना चाहिए था। अब हमारी आपस में चल गई है। कत्ल वाला काम दिलबर ने नहीं किया। अगर करता तो हमारी नाक भी ऊंची रहती। अब आपस में चल गई है तो शायद और भी चल चलाव होंगे। मैंने तो जिंदगी देख ली है। चाहता हूँ कि दिलबर इसकी लपेट में ना ही आए। दिलबर का चचा ये कत्ल अपने सर लेने पर राजी था, पर मैं ऐसा किस तरह होने देता। मुझे तो असल कातिल को पकड़ना था।
हरि सिंह के बयान के बाद मैंने मकतूलों के बाप गौर बख्श से बात करना ज़रूरी ख्याल किया। बेचारा बहुत बुरी हालत में था। बेटों के कत्ल ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। जिस दिन वारदात हुई थी उस दिन मेरे हवेली पहुंचने पर गौर बख्श ने कहा था कि वो तो मर मुक गया है और वो खुद ही अपने बेटों के कातिल या कातिलों को देख लेगा। इस वक्त तो वो गम और तकलीफ की हालत में था, इसलिए मैंने इसे कोई एतराज़ न किया। पर अब बात दूसरी थी। हवेली जाकर मैंने गौर बख्श से कहा कि वो अगर बड़ा जमींदार है तो मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मैंने कातिल पकड़ने हैं और ख़ुद तुम्हारा भी फ़ायदा इसी में है कि मेरे साथ ताउन करो। इस दिन तुमने कहा था कि तुम खुद ही कातिलों से निपट लोगे। अब बताओ तुम्हें किस पर शक है, या वाकई तुम किसी को जानते हो? गौर बख्श मुँह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगा, फिर बहुत आहिस्ता से कहने लगा, खान साहब आपकी कृपा है कि आप इतना कष्ट कर रहे हैं। ये लोग क्या समझते हैं कि गौर बख्श सिंह सब कुछ बर्दाश्त कर जाएगा? मैंने आज तक इस इलाके में खुद कोई जुर्म किया न कराया। रघुवीर ने जो गलती की इसका मुझे भी एहसास था। एक तो इसे इस लड़की, क्या नाम है उसका, बलवंदर को मुंह नहीं लगाना चाहिए था। दूसरी बात यहाँ तक नहीं बढ़ानी चाहिए थी। अब तो इस बात को कई साल हो गए, पर दुश्मन हमेशा सहज कर वार करता है, सो उसने कर दिया है। मैंने गौरबख्श को टोका। गौरबख्श, मुझे यही मालूम करना है कि तुम्हारी दुश्मनी किसके साथ किस वजह से है। मैं बिल्कुल अनजान बना रहा, उस पर ये जाहिर न किया कि मैं बलवंदर के वाक़ये से आगाह हूँ और हरि सिंह और दिलबर सिंह मेरे हाथ में हैं। गौरबख्श ने बेचैनी से पहलू बदला। मेरे साथ किसी ने क्या दुश्मनी करनी है? बस अपने आप को हरि सिंह भी बदमाश समझने लग गया है और दिलबर सिंह भी। दिलबर तो खैर यहाँ से निकल ही गया है, इसका सारा टब्बर ही लुच्चे लफंगों का है। मरने वाला इनका मामा भी अपने बड़ों की राह पर चल निकला था। चोरी चकारी और डाका किसी चीज़ से दरेक नहीं करते थे। गौरबख्श खुलकर बात करने पर आमादा नजर आता था। मैंने यही देखा है कि हरि सिंह और उसके भतीजे ने भी नेकी का काम नहीं किया। खुद हरि सिंह का बड़ा भाई तलवा सिंह था। असल इसी की बदमाशी ने दूसरे घर वालों को इस राह पर लगाया है। गौरबख्श ने मोटी सी गाली दी। अगर ये लोग तलवा सिंह की बदमाशी पर मेरे साथ मत्था लगा रहे हैं तो मैं इसका भी बंदोबस्त कर रहा हूँ। थानेदार साहब, आप एक तरफ होकर बस तमाशा देखो। बंदे मैं खुद तुम्हारे पास ले आऊँगा। बेशक कह देना तुमने पकड़े हैं, पर मेरी राह खोटी ना करो। मुझे बहुत से काम करने हैं। जब तक गौरबख्शन राह पर न आता मेरे लिए आगे बढ़ना मुश्किल था। मेरे अंदर का नवाज खान बाहर आ गया। मैं चरपाई से उठा और गौरबख्शन को घूर कर कहा, गौरबख्शन, तू मुझे अच्छी तरह नहीं जानता। मुझे चौधराहट या जमींदारी का रौब कभी न देना, वरना खता खाओगे। दूसरे मैं एक सरकारी अफसर हूँ और इस कत्ल की तफ्तीश मैंने करनी है। मुझे सीधी तरह बता दोगे कि मामला क्या है तो अच्छी बात है, वरना नवाज खान के सामने किसी की जबान बंद रहे ये मुमकिन नहीं। गौरबख्शन ने मेरे चेहरे की सख्ती देखी तो नरम पड़ गया। मुझे कहने लगा, बैठो, तुम तो नाराज़ हो गए। मेरा मतलब था कि तलवा सिंह से निपटना शायद तुम्हारे लिए मुमकिन ना हो। इसके लिए बंदों का इंतज़ाम भी मैं कर सकता हूँ। मुझे यकीन है कि मुझ पर वार करने वाला तलवा सिंह ही है। मैं खोज कर रहा हूँ कि इन दिनों उसका ठिकाना कहाँ है। वागरू की कसम खान साहब, मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं हवेली से चला आया और आकर मैं थाने वापस आ गया, और आने के बाद मैंने हरि सिंह की अच्छी तरह ठुकाई की। मैं खुद हवालात के अंदर गया और वहाँ से कांस्टेबल को बाहर निकालकर हरि सिंह को सामने खड़ा किया। मार के मैंने उसके सारे कसबल निकाल दिए थे। मैंने इसे कहा कि वो सारी बात मुझे खुलकर बताए। वो तो जी मैं बता चुका हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बलविंदर कहाँ है? उसके चेहरे का रंग एकदम बदल गया। मैंने उसे संभलने का मौका न दिया। मैं उठकर उसके करीब आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर एक झटका दिया। तलवा सिंह कहाँ है? हरि सिंह की टांगों में जैसे जान ही न रही। वो लरसने लगा। मैंने जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। नवाज खान से छुपाओगे तो जान अज़ाब में कर दूंगा। अब बक दो, वरना बाद में पछताओगे। हरि सिंह के लिए शायद एक थप्पड़ काफ़ी नहीं था। वो खामोश रहा। मैंने हवालात के बाहर खड़े हुए कांस्टेबल को इशारा किया कि बैत पकड़ाना। हरि सिंह अब भी ढीठ बना खड़ा था। फिर जब मैं शुरू हुआ तो 1-2 मिनट ही उसके लिए काफ़ी थे। वो फर्श पर गिरकर कांपने लगा और हाथ उठाकर मुझे रुकने का इशारा किया और सर से ऊपर नीचे करके भी इशारा कर रहा था। मैंने बेद एक तरफ फेंकते हुए कहा और घुटनों के बल उसके करीब बैठ गया। उसने अटक अटक कर तलवा सिंह के बारे में सब कुछ बता दिया।
हरी सिंह का बयान बहुत तवील था। उसने कहानी सुनाई कि उसका भाई तलवा सिंह डाकू कैसे बना। तलवा सिंह मेरा बड़ा भाई है। हमारा बाप होश संभालने से पहले ही मर गया था। माता ने हमें स्कूल भेजना शुरू कर दिया। 6 जमातों तक स्कूल में पढ़ते रहे, फिर स्कूल से भाग गए। तलवा 14-15 साल की उम्र में ही काफ़ी जवान हो गया था। हम डाके डालने लगे। ये सलाह तलवा ने ही दी थी। माता का जमा जूथा निकाला और एक कबायली से पुरानी बंदूक खरीद ली। मामू के पास माल डंगर में 3 घोड़ियां थीं। 2 हमने निकाली और पहला डाका साथ वाले गांव में मारा। जिस घर में गए थे, तलवा ने मुझे वहां बाहर खड़ा कर दिया, बंदूक मुझे दी और कहा कि बंटू, अंदर आने के लिए जो भी आए उसे गोली मार देना। बलवा अंदर गया। घर वालों ने बगैर झगड़े के जेवरात और पैसे उसके हवाले कर दिए। बलवा बाहर आया। हम घोड़ियों पर चढ़े। मैंने 3 फायर किए कि अगर कोई हमारे पीछे आना चाहता है तो डर जाए। जेवर हमने सुनियारे के पास बेचा और रकम उड़ा दी। हमारा तीसरा भाई बड़ी मुसीबत में मरा था। उसकी बीवी भी उसके पीछे ही चली जाती, पर हमने संभाल लिया। उसका एक ही बेटा था, दिलबर सिंह। तलवा के साथ मैंने 4 डाके डाले और हम तक पुलिस पहुंच गई। तलवा इश्तहारी हो गया। मैं बच निकला। दरअसल तलवा मुझे डाके वाली जगह पर घर से बाहर रखता था। किसी ने आज तक मेरी शनाख्त नहीं बताई थी। पुलिस की वजह से तलवा का इस इलाके में रहना मुश्किल हो गया। वो हिमाचल की तरफ निकल गया। वहीं इसने शादी की और 3 साल की एक लड़की मेरे हवाले कर गया। बलविंदर कौर की माँ हिमाचल में ही बीमारी की वजह से मर गई थी। तलवा ने बलविंदर का ब्याह दिलबर से करना था। तलवा कभी कभार आकर बलविंदर को देख जाता। अब जाने उसे कैसे रघुवीर के मामले का पता चल गया। उसने एक रात मुझे मारा कि मैं इसकी बेटी की हिफाजत नहीं कर सका और मामे को भी मरवा दिया। तलवा ने मुझे कहा कि तैयार हो जाओ, गोरबख्शन सिंह की हवेली में डाका डालना है। कत्ल वाली रात वो मेरे पास आया, मुझे साथ लिया और पहले की तरह मुझे गोरबख्शन की हवेली के बाहर खड़ा कर दिया। तलवा ने दीवार फांदी और अंदर चला गया। इस बार मैं बाहर नहीं रुका। अंदर तलवा मारा जाता तो मेरी जिंदगी दूभर हो जाती। ये डर भी था कि गोरबख्शन ने कोई इंतजाम ना कर रखा हो। तलवा इसे पैगाम भी दे चुका था कि वो अपनी बेटी की बेइज्जती का बदला लेने जरूर आएगा और यही इसकी गलती थी, वरना कोई हम तक ना पहुंच सकता। मैं भी दीवार फांद कर अंदर पहुंच गया। तलवा घूम फिर कर अंदर जाने की राह देख रहा था। मुझे देखकर नाराज हुआ। हम फिर ही रहे थे कि चारपाइयों पर गोरबख्शन के बेटे नजर आए। हमने खंजर निकाले और दोनों के गले चीर दिए। जिस तरफ से आए थे उधर ही निकल गए। तलवा ने घर तक मेरा साथ दिया और फिर निकल गया। मैं बड़ी खामोशी से उसकी कहानी सुनता रहा। दोनों भाई बिला शक्को शुबा जिद्दार थे। इनका आगे इनका बेटा भी जिद्दार ही निकला, पर जुर्म मुझे नफरत है। तलवा की बातें सुनकर मेरे दिल में शदीद ख्वाहिश हुई कि इसकी गर्दन दबोच लूं। इसलिए मैं हरी सिंह को ज़्यादा बोलने का मौका दे रहा था। हरी सिंह बात ख़त्म कर चुका तो मैंने इससे तलवा सिंह का पूछा। उसने वो भी बताने में देर नहीं की। मैंने गोरबख्शन सिंह के बेटों के कत्ल का पर्चा काटा और हरी सिंह को नामजद करके इसे हवालात में बंद कर दिया। मैंने एसएसपी को रिपोर्ट भिजवाकर दरखास्त की कि फौजी अफसरों से कहा जाए कि दिलबर सिंह कत्ल के केस में हमें मतलूब है और किसी भी वक्त उसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जब हम चाहें इसे हमारे हवाले कर दिया जाए। मैंने कत्ल के बड़े मुलजिम को पकड़ने की खातिर दफ्तर से चंद दिन की छुट्टी भी ले ली और एएसआई को थाने का इंतज़ाम देकर बिलाल शाह के साथ एक ऐसे सफ़र पर रवाना हो गया जिसका मुझे पहले भी कभी तजर्बा नहीं हुआ था। एसएसपी ने मेरी मदद के लिए कुछ इंतज़ाम भी कर दिया था। अमृतसर से हिमालय की तरफ जाने के लिए एक तवील रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। हरी सिंह ने तलवा के बारे में बताया था कि वो महीनों के बाद इस इलाके का चक्कर लगाता है। इसका ठिकाना हिमालयाती रियासत बाजौरपुर के जंगलों में है और वहाँ के राजा का सरकारी शिकारी बन चुका है। बाजौरपुर पहुँचने में हमें कई दिन लग गए। बिलाल शाह की अजीब तरह की बेचैनी तारी थी। मैंने इसे ज़हनी तौर पर तैयार कर दिया था कि इसे जंगल में रहना है और वहाँ से ही मुजरिम को पकड़ना है। बाजौरपुर का दरोगा गजराज सिंह मोटा सिख था, 50-55 के पेटे में था, गोश्त जैसे हड्डियों ने छोड़ रखा हो। इसके जिस्म से अंदाज़ा होता था कि जवानी में बहुत मजबूत और तगड़ा रहा होगा। होठों पर कमीनी मुस्कुराहट रहती। तलवा सिंह की बात सुनकर हंसा, मेरी तरफ देखा और बोला, तुमने इतने बड़े काम को हाथ में ले लिया है जिसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है।
ایک ماہر شکاری جنگل میں اپنی جان خطرے میں سمجھتا ہے۔ یہاں تمہارا واسطہ جس آدمی سے ہے وہ کسی جنگلی جانور سے کم نہیں، اس کا نشانہ خطا نہیں جاتا۔ اور پھر تم یہ نہ بھولو کہ تم سرکاری ملازم ہو تو وہ بھی اس راجیے کا سرکاری ملازم ہے۔ دوسرے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے علاقے میں اس طرح گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اول تو میرا ہی فرض ہے کہ تمہیں گرفتار کر لوں، چلو تم سے رعایت کر بھی لوں تو یہ معاملہ راجا کے نوٹس میں پھر بھی لانا پڑے گا، فیصلہ وہی کریں گے۔ رات کے لیے تمہارا انتظام سرکاری ریسٹ ہاؤس میں کر دیا گیا ہے۔ ریسٹ ہاؤس شہر سے باہر تھا۔ شہر کی پرپیچ گلیاں اور بازاروں سے گزر کر ہم راج محل کے باہر سامنے کی طرف ریسٹ ہاؤس میں پہنچے۔ روشن جگمگاتا راج محل تھا، بہت اونچا، پتھروں کی دیواریں، باہر اخروٹ کے درختوں کی جھرمٹ۔ محل کے باہر کم سے کم 100 آدمیوں کی گارڈ تھی۔ راجواڑوں کی شان کچھ اور تھی۔ بہرحال ریسٹ ہاؤس میں رات کے وقت بلال اور میں نے سوچ بچار کیا۔ ہم دونوں کی رائے یہی تھی کہ راجا اور داروغہ دونوں ہی ہمیں تلوہ سنگھ کو پکڑنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم نے ایک اسکیم بنائی اور دن نکلنے سے پہلے ہی ریسٹ ہاؤس سے نکل گئے۔ اس طرف آتے ہوئے دن میں ہم نے گلیاں اور بازار دیکھے تھے۔ وہاں پوچھتے پوچھتے ہم کھالوں کے کاروبار کرنے والی ایک دکان پر جا پہنچے جس کا مالک گنجا چوٹی والا ہندو تھا۔ اس سے ہم نے کسی مقامی شکاری کا پتہ پوچھا۔ پہلے تو ہندو سمجھا کہ ہم جانوروں کی کھالیں خریدنے والے ہیں، وہ ہماری خوشامد کرنے لگا، پھر مایوس ہو کر ہمیں ہردیال کے گھر کا راستہ دکھا دیا۔ ہم نے دن وہیں گلیوں اور دکانوں پر گزارا۔ رات ہوتے ہی ہم اس گلی میں داخل ہوئے۔ داروغہ سے چھپ کر رہنا تھا وگرنہ وہ ہمیں پکڑوا دیتا۔ گلی میں مکمل سناٹا تھا۔ آخری سرے پر ہردیال شکاری کا مکان تھا۔ میں نے دروازے کی باہر نکلتی کنڈی کھڑکھڑائی اور اندر سے کچھ برتنوں کے گرنے، چارپائی کی الٹ پلٹ اور آہستہ آہستہ پریشان سی آوازیں آئیں۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ چر کی آواز سے دروازہ کھلا۔ ایک لمبا اور پلا ہوا آدمی باہر نکلا۔ کون ہو؟ کیا بات ہے؟ تم ہردیال ہو؟ میں نے گردن ہلائی۔ تم سے بات کرنا ہے۔ وہ شک کی نظروں سے ہمیں دیکھتا رہا، پھر اندر آنے کا اشارہ کیا۔ کمرے میں 2 چارپائیاں تھیں، ان پر بچے سو رہے تھے۔ ایک طرف لکڑی کا ٹوٹا ہوا دیوان تھا۔ اس نے ہمیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ تمہارے لیے چائے بناؤں؟ اس نے مجھے اور بلال چا کو کہا اور ہم نے ایک ساتھ انکار کر دیا۔ لو اسے پیو، اس نے حقہ ہمارے آگے کر دیا۔ ہمارے انکار پر خود ہی حقے کی نے منہ میں لے کر کش لگانے لگا۔ اب بولو کیا کہتے ہو؟ میں نے اسے بہت مختصر طریقے سے بتایا کہ میں سرکاری شکاری تلوہ سنگھ کو پکڑنا چاہتا ہوں اور خود بھی سرکاری آدمی ہوں۔ ساتھ ہی میں نے 100 روپے کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس کے ٹھکانے کی طرف رہنمائی کر دو، تمہاری محنت کے صلے میں دے رہا ہوں۔ ہردیال نے 2-3 گہرے کش لیے۔ فضا میں تمباکو کا دھواں بھر گیا۔ دھوئیں کے مرغولوں میں سے دبی ہوئی ایک تلخ آواز آئی، تم اس تک نہیں پہنچ سکتے، وہ دوسرے راجا کے علاقے میں ہے۔ بھگوان نے اس علاقے میں اتنے بڑے جنگل اور پہاڑ بنائے ہیں کہ تلوہ سنگھ اسی جنگل کا درندہ لگتا ہے۔ کیا تم شکاری نہیں ہو؟ میں نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ وہ تڑپ گیا۔ زور سے حقے کا کش لگایا۔ روشنا، اے روشنا، اس نے زور سے آواز لگائی۔ میرا رقمیک اور بندوق لاؤ۔ ساتھ والے کمرے میں کھٹر پٹر ہونے لگی۔ ہردیال اٹھ کر ادھر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے بلال شاہ کی طرف دیکھا۔ اس نے آنکھ مار کر خوشی کا اظہار کیا۔ تھوڑی دیر بعد بلال واپس آ گیا۔ ہردیال بھی واپس آ گیا۔ ایک ہاتھ میں بندوق، کندھے پر تھیلا تھا۔ تمہارے پاس ہتھیار ہے؟ اس جنگل میں خالی ہاتھ کا مطلب ہے کہ تم خود اپنی موت کے منہ میں چلے جاؤ۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ میری جیب میں سروس والا ریوالور اور کافی گولیاں تھیں۔ بلال شاہ کے پاس دیسی ریوالور بھی تھا۔ پہاڑی پگڈنڈی پر چلتے چلتے دن چڑھنے والا تھا۔ ہردیال کسی بندر کی طرح چل رہا تھا، اگرچہ تھک میں بھی گیا تھا، پر بلال جیسے گینڈے کے لیے یہ مشقت مشکل تھی۔ اس کا سانس پھول چکا تھا۔ ہردیال نے ہماری طرف دیکھا اور سمجھ گیا کہ آرام کی ضرورت ہے۔ ایک پتھر پر ہم بیٹھ گئے اور ہمارے سامنے اوپر اٹھتی ہوئی گھاٹی تھی جس کے دوسری طرف ہردیال نے بتایا کہ کالی ہیوڑا کا ڈاک بنگلہ تھا۔ جس پتھر پر ہم بیٹھے تھے وہ ہردیال کے حساب سے پہاڑ کے آخری حصے کے قریب تھا۔ جنگلی انگوروں کی بیلیں ہر طرف نظر آ رہی تھیں۔ باجوڑ کا شہر 20 میل پیچھے رہ گیا تھا۔ تھوڑے آرام کے بعد ہم پھر اٹھے اور چل دیے۔ اوپر پہنچے تو کالی ہیوڑا کا ڈاک بنگلہ نظر آیا۔ ہم کالی ہیوڑا کے گاؤں کے اوپر چکر لگا کر گزرنے لگے۔
2-3 कोस के बाद पत्थर जनूबी रास्ते की तरफ पलटे। हरदयाल काली हेवड़ा गांव से हटकर निकलना चाहता था। रास्ता बहुत दुश्वार हो गया था। खतरनाक ऊंचाइयां, जानलेवा उतराइयां, गहरी खड़े, पुरशोर पहाड़ी नाले जिन पर कोई पुल भी नहीं था। बिलाल शाह एक करीबी पत्थर पर बैठ गया। अब आगे जाना बिलाल शाह के बस की बात न थी। हरदयाल मुस्कुराया। उसने अपना थैला जमीन पर रखा और उसमें से इसे एक बोतल निकालकर शरबतनुमा कोई चीज़ गिलास में डालकर बिलाल शाह को दी। फिर गिलास मेरे लिए बनाया। कोई दवा जैसा मगर बड़ा मज़ेदार जायका था। चंद मिनट बाद ही हमारी थकन गायब हो गई। काली हेवड़ा का गांव अब पीछे रह गया था। हमारे मगरिब की तरफ दूर तक देवदास के दरख्तों का जंगल था। इस जंगल के शुरू में ही एक छोटा सा घर था। इस इलाके की तमाम रखों, डाक बंगलों और शिकारगाहों का एक ही तरह से हेडक्वार्टर था। हमारी आंखें अंधेरे की आदी हो गई थीं। हमारा रुख अब इस घर की तरफ था। घर के इर्द गिर्द लकड़ी की मजबूत बाड़ थी जिसका दरवाज़ा लकड़ी के एक बड़े हुक के साथ बंद था, मगर नीम बंद क्योंकि हुक टूटा हुआ था। बाड़ के अंदर सब्जी की बेलें थीं। गेट से बरामदे तक घास में जगह जगह पत्थर पड़े थे। हम बेआवाज़ चलते हुए बरामदे में आए जिसमें जगह जगह लकड़ी के सुतून थे। बाएं जानिब का बरामदा खाली था। दाएं जानिब के बरामदे में पुरानी सूखी बेलों और लकड़ी के छोटे छोटे फट्टों का ढेर था। इसी ढेर के पीछे से होकर जाने का मैं इरादा कर ही रहा था कि ऐसे लगा जैसे पहाड़ी जंगल की खामोशी में किसी ने ग्रेनेड का धमाका कर दिया हो। पक्की राइफल की गोली ठाई की आवाज़ से निकली और मेरे दाएं बाजू को तकरीबन छूती हुई गुजर गई। मैंने सूखी बेलों के ढेर पर छलांग लगाई और अपने जिस्म को लुढ़काता हुआ इस ढेर के पीछे हो गया। मैंने बिलाल शाह को आवाज़ दी। मेरी आवाज़ पूरी नहीं निकली होगी कि बिलाल शाह ने अपने देसी पिस्तौल का फायर कर दिया। मैं बेलों के ढेर के पीछे से खिसकता हुआ बरामदे के साथ बने लकड़ी के फट्टों से बनाई गई छोटी सी दीवार की तरफ बढ़ने लगा। मैं फायर करके अपने पर हमला करने वाले को भगाना नहीं चाहता था। यकायक एक और फायर का कड़ाका हुआ और जितनी देर में मैं कुछ समझ सकता कोई आदमी धड़ाधड़ करता टूटे हुक वाले गेट को झटके से खोलकर बाहर निकला। हमारे दौड़कर वहां पहुंचने से पहले ही वो वादी की उतराई में गायब हो गया। हम इस घर से बाहर निकल आए। हरी सिंह को यकीन था कि ये तलवा ही था, वरना इन रखों का कोई सरकारी शिकारी हम पर हमला नहीं कर सकता था। इसे क्या खबर कि हम कौन हैं। हमारी किसी से कोई दुश्मनी तो थी नहीं। हम पर गोली वही चला सकता था जिसे पता था कि हम कौन हैं। या तो वो तलवा हो सकता था या दरोगा का कोई आदमी जो हमारे पीछे भेज दिया गया हो। हरदयाल ने कहा कि अब दूसरे डाक बंगला जाना होगा। 3-1 मील की चढ़ाई थी। मैं रातों रात ही ये काम करना चाहता था। दिन के उजाले में तलवा पर काबू पाना मुश्किल हो जाता। ये 3 मील बिलाल शाह ने मुंह में बुड़बुड़ाते और तलवा को गालियां देते हुए गुजारे। एक ऊंची खाई के पीछे खुदरो झाड़ियों में हम रुक गए। हरदयाल ने एक झाड़ी के अंदर घुसकर उसकी शाखें तोड़कर दूरबीन नुमा सुराख बना लिए जिनसे हम सामने देख सकते थे। सामने ही ऊंचा और बड़ा आलीशान डाक बंगला था। ऊंची चट्टान काटकर बनाया गया था। इसके पीछे चीड़ के जंगल थे। डाक बंगले की एक खिड़की से बड़ी मध्यम रोशनी निकल रही थी। बाकी इमारत अंधेरे में डूबी हुई थी। मेरे पैरों के पास सरसराहट हुई। खरगोश गुजर रहे थे। इनकी आंखें लाल अंगारा थीं। हरदयाल ने आसमान की तरफ देखा। वो सितारों के जरिए वक्त मालूम कर रहा था। मेरे पास घड़ी थी लेकिन बाजोड़ के इस जंगल के बेपनाह अंधेरे में बिल्कुल बेकार थी। हरी सिंह के हिसाब से रात खत्म होने में बस 1-2 घंटे बाकी थे। दिन निकलने से पहले हमें इस डाक बंगले के अंदर होना था, वरना तलवा निकल जाता। मेरे खून ने जोश मारा। मैं उठकर भागने लगा। पत्थर, खड्डे, झाड़ियाँ सब रौंद रहा था। बिलाल शाह मेरे पीछे और उसके पीछे हरदयाल था। मैं डाक बंगले के पीछे पहुंच गया और जंगल से निकलकर इमारत के अंदर आने में 5 मिनट लगे। मुझे ऐसा लगा जैसे एक खिड़की के पीछे से मुझे कोई देख रहा है। मैं एक सुतून की ओट में हो गया। अगर ये तलवा था तो मुझे आसानी से गोली मार सकता था। मैंने इमारत के सहन में दाखिल होते हुए बिलाल शाह और हरदयाल को नीचे लेट जाने का इशारा किया। खुद दबे पांव खिड़की की तरफ बढ़ा। यहाँ कोई पहरेदार नहीं था। खिड़की का ऊपर वाला शीशा टूटा हुआ था। मैंने खिड़की का दरवाज़ा खोला और अंदर कूद गया। बिलाल को मैंने बाहर रुकने का इशारा किया। यह गुसलखाने की खिड़की थी। गुसलखाने से बाहर एक राहदारी निकल रही है। कॉरिडोर के आखिरी कोने में कोई ज़मीन पर बैठा था।
اس کی پیٹھ دیوار کے ساتھ تھی، اس کے جسم کے پیچھے چھپی ہوئی لالٹین کی بڑی کمزور روشنی آ رہی تھی۔ میں اس کی طرف بڑھا، اس کا چہرہ زرد اور کمزور سا لگ رہا تھا، وہ گہری نیند میں تھا۔ میں نے واپس جا کر ہردیال کو اندر بلایا۔ اس نے قریب سے اس آدمی کو دیکھا اور دانت نکال دیے۔ یہ یہاں کا چوکیدار ہے، افیمی ہے۔ میں جواب دیے بغیر غسل خانے کے راستے باہر نکلا۔ اس ستون کے پاس، سدا بہار کے اونچے اونچے پودوں کے پاس مجھے ایسا لگا کہ کوئی سایہ میرے پیچھے لہرایا ہے۔ میں تیزی سے مڑا۔ اسی ایک سیکنڈ میں نے ایک آدمی کو خود پر جھپٹتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں لمبا سا چاقو تھا۔ ریوالور نکالنے کا موقع ہی نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے کہ بالکل خواب کی طرح میرا دایاں مکہ اٹھا اور اس آدمی کا چھرا لگنے سے پہلے میرا مکہ اس کے پیٹ کے اوپر والے حصے میں دب چکا تھا۔ چاقو اس کے ہاتھ سے اچھلا اور وہ دوہرا ہو گیا۔ ہردیال نے رائفل گھما کر لاٹھی کی طرح ماری، پر اس کا اندازہ غلط ہو گیا۔ رائفل اس دوہرے ہوتے ہوئے آدمی کے اوپر سے ہوتی ہوئی میرے بائیں کندھے پر لگی اور میں چکرا کر زمین پر گرا۔ ہردیال میری طرف لپکا اور وہ آدمی آدھا دوہرا ہو کر پھر تیزی سے اٹھا اور باہر کی طرف بھاگا۔ بلال شاہ نے مجھے زمین پر گرتے دیکھا تو میری طرف بھاگا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو مجھ پر حملہ کرنے والا اس کے قابو آ سکتا تھا۔ میں تیزی سے اٹھا اور بلال شاہ کو پرے ہٹا کر اس آدمی کے پیچھے بھاگا۔ چڑھتے دن کی ہلکی سی روشنی میں وہ ڈاک بنگلے کے پورچ سے نکل کر نیچے ڈھلان کی طرف بھاگ رہا تھا۔ ہر درخت، چٹان یا کھٹکی آڑ لے رہا تھا، ایک جانور کی طرح، چوپائے کی طرح۔ اس نے ہمارے دیکھتے دیکھتے جنگل کی طرف جا کے پناہ لے لی۔ ہردیال نے میرے بازو پر ہاتھ رکھ کر مجھے روک لیا۔ صاحب بہادر، یہ جنگل ہے، آپ جوان ہیں، جیدار بھی ہر جنگل کے قانون پر اپنے ہوتے ہیں۔ اس قانون کو ماننے والا ہی یہاں زندہ رہتا ہے۔ طلوہ جہاں جائے گا مجھے معلوم ہو جائے گا۔ ہردیال فوراً واپس ریسٹ ہاؤس کے اندر چلا گیا اور ایک تھیلا لے آیا۔ ہم بھی ڈھلان سے اترے۔ جنگل کا یہ حصہ چھوٹا ہی تھا۔ جھاڑیوں سے گزر کر باہر نکلے۔ جھاڑیوں کے پار ویران میدان تھا، پتھروں کے ڈھیر ہر طرف پڑے تھے۔ شاید یہ کسی سوکھے ہوئے نالے کی گزرگاہ تھی اور ایک ہلکی سی پانی کی لکیر تھی۔ اس لکیر کے کنارے اونچی چٹان تھی جس میں سیڑھیاں کاٹی گئی تھیں۔ اوپر ایک شعلہ بنا ہوا تھا۔ شعلے مندروں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی عمارتیں ہوتی ہیں جن میں مسافر ٹھہرتے تھے۔ یہ شعلہ جس میں ہم پہنچے پتہ نہیں کئی سو سال پہلے بنایا گیا ہوگا۔ دیواریں کالی ہو چکی تھیں، سیڑھیوں پر کائی تھی، شاید برسات میں نالے کا پانی ان کے اوپر سے گزرتا تھا۔ ہردیال نے شعلے میں پہنچ کر رسد کا سامان رکھا، تھیلے سے کھانے پینے کی چیزیں نکالیں۔ بلال شاہ ان پر ٹوٹ پڑا۔ اس دیو کو کھائے بغیر ایک دن اور ایک رات ہو گئی تھی۔ ہم نے احتیاط سے کم خوراک استعمال کی۔ کھانے کے بعد جسم میں جان نہ رہی اور بے سدھ ہو کر ہم لیٹ گئے۔ بلال شاہ تو خراٹے لینے لگا، مجھے بھی اونگ سی آ گئی۔ کچھ دیر آرام کے بعد ہم اٹھ بیٹھے۔ ہردیال کے چہرے پر فکر کے آثار تھے۔ جس کام کو آسان سمجھا تھا وہ مشکل نکلا۔ خود مجھے بھی احساس تھا کہ دروغہ اب تک اپنی ریاستی پولیس ہمارے پیچھے لگا چکا ہوگا۔ اس وقت ہردیال بھی یہی سوچ رہا تھا۔ اس نے جس خوف کا اظہار بھی کر دیا۔ جس جگہ ہم بیٹھے تھے یہ دوچالہ، یہاں سے 4 راجواڑوں کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں۔ یہ راجا اپنی پرجا اور رعایا کے لیے خواہ کچھ نہ کریں، ایک دوسرے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اور ان کی حکومت چلانے والوں کا دوسرے راجوں، ریاستوں سے کھانا پینا اکٹھا ہوتا ہے۔ گجراج سنگھ کا مفرور ان سب کا مفرور ہوگا۔ گویا ہردیال مجھے ڈرا رہا تھا کہ شاید 4 ریاستوں کی پولیس میرے پیچھے ہے اور میں تلوار ڈاکو کے پیچھے، جو یہاں کا سرکاری شکاری بنا بیٹھا ہے۔ ہم اس کھنڈر سے اب باہر نکلے۔ اب جنگل گھنا نہیں رہا تھا۔ آخر یہ ختم ہو گیا اور سامنے پہاڑ جیسی چٹانیں کھڑی تھیں۔ انہی چٹانوں کے پار تلوہ سنگھ ہو سکتا ہے، جس ریسٹ ہاؤس سے ہم نکلے ہیں، اور تلوہ بھی نکلا ہے۔ میرا وشواس ہے کہ وہ ابھی یہ چٹانیں عبور کر کے اپنے ٹھکانے پر نہیں پہنچا ہوگا۔ راستہ بڑا جان جوکھم کا ہے۔ رات سر پر آ رہی ہے تو یہیں گزار لیتے ہیں، دن چڑھے نکل جائیں گے۔ وہ کھو تلاش کرنے لگا۔ میں اور بلال شاہ مشورہ کرنے لگے۔ ہماری آوازیں آہستہ تھیں کہ ہردیال سن نہ لے۔ میرا خیال تھا کہ اس شکاری نے شاید ہمیں الجھا دیا ہے۔ تھا وہ بھی اسی راجواڑے کا ملازم۔ اپنے راجا کی حکومت سے کیوں غداری کر رہا ہے وہ؟ شاید پیسے کے لالچ نے اسے یہ کرنے پر آمادہ کر دیا ہو۔ خان صاحب، تلوہ سنگھ آدمی ہے کہ چھلاوا ہے؟ چند دن میں وہ اس قدر دشوار پہاڑی اور جنگل کا علاقہ عبور کرنے کے بعد
अड्डे पे चला जाता है। मैंने हाथ उठाकर इसे बोलने से रोक दिया। मुझे हल्की सी आहट महसूस हुई। मेरे ज़हन ने फौरन इस तरह इसका एहसास किया जिस तरह दोस्त और दुश्मन की आहट का एहसास होता है। मैंने पलक झपकने का वक्त लिया। जितने वक्त में अपना सर्विस रिवाल्वर निकाल लिया और इस झाड़ी की तरफ कर दिया जहाँ से आवाज़ आई थी। ऐन इसी वक्त पीछे से किसी ने गोली चलाई। मुझे अपनी टांग के साथ हल्की सी गर्माइश का एहसास हुआ। किस्मत अच्छी थी कि गोली छूकर गुजर गई थी। बिलाल शाह और मैंने बैक वक्त झाड़ियों की तरफ छलांग लगाई। हरदयाल भी शायद वहीं दुबक गया था। मुझे उसका थैला और बंदूक सामने चट्टान के साथ रखे दिखाई दिए। हम पर हमला करने वाले ने डाक बंगले के बाद दूसरी कोशिश की थी। इसका मतलब था कि तलवा ही था और वो भी हमारे आसपास ही था। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि ये आदमी बहादुर भी था, हम पर हमला भी कर रहा था और फिर फरार हो जाता था। शायद वो नहीं चाहता था कि हम इस इलाके से जिंदा बचकर निकल जाएं। इसे दरोगा ने यकीनी तौर पर सारी बात से आगाह कर दिया होगा। इसे इल्म होगा कि इसके पीछे आने वाले कौन हैं। मैंने वहीं खड़े खड़े फैसला कर लिया। मैंने तलवा को आवाज़ दी, तलवा सिंह, अगर तुम हो तो सामने आ जाओ। अगर तुम बड़े शेर बनते हो तो याद रखना मेरा नाम भी नवाज खान है। अगर मैं यहाँ तक तुम्हारे पीछे आ सकता हूँ तो खुद तुम्हारे इलाके में तो क्या करूँगा मैं। जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे रहूँगा। मेरी इस आवाज़ पर बिलाल शाह हैरानगी से मेरी तरफ देख रहा था। आवाज़ की गूंज चट्टानों में थी। ये गूंज खत्म नहीं हुई थी कि करीब से ही एक ऊंचा कहकहा लगा और कोई जोर से बोला, मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ कर दिखाओ। अच्छा था कि गोरबख्शन को साथ ले आते। आवाज़ सुनकर मेरा खून खौल गया। मैं सोच ही रहा था कि अब क्या करूं कि फिर गोली चली। मैंने चौंक कर सामने देखा। हरदयाल ज़मीन पर गिरा तड़प रहा था। फिर कहकहा लगा, तुम्हें यहाँ लाने वाले का देख लो क्या हशर हुआ है। ये कहकहा मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। मैंने एक झाड़ी का अंदाज़ा लगाकर फायर किया। हल्की सी चीख निकली और एक लंबा चौड़ा मजबूत आदमी झाड़ियों से निकलकर मेरी तरफ आया। एक हाथ में राइफल, रंग सांवला, बड़ी बड़ी मूछें, कद 6 फीट से निकलता हुआ था। इसमें बला की फुर्ती थी। बिलाल शाह ने इसके करीब आने से पहले ही इस पर छलांग लगाई, लेकिन वो वाकई छलावा था। मुझे धोखा देने के लिए मेरी तरफ आया था। मकसद उसका यही था कि करीब की दूसरी झाड़ियों में गायब हो जाए और उसने ऐसा ही किया। बिलाल की छलांग हवा में ही रही और तलवा सांप की तरह दूसरी तरफ की झाड़ियों में रेंग गया। हथियार खत्म हो चुका था और इस इलाके में हम अनजान थे। हमारा मुकाबला तलवा सिंह से था जो इस इलाके का चप्पा चप्पा जानता था। मेरी तबीयत बेचैन हो रही थी। मुझ पर चलाई गई गोली से हड्डी नहीं टूटी थी, अलबत्ता गोश्त पर हल्का सा जख्म आया था। ये वक्त मरहम पट्टी का नहीं था। मैंने बिलाल का हाथ पकड़ा और हम भी अंदाजे से इन्हीं झाड़ियों में रेंग गए। ये झाड़ियाँ सिर्फ एक फर्लांग तक ही फैली हुई होंगी। इसके बाद हम बाहर थे। बाहर निकलकर जो कुछ मैं देख रहा था उस पर यकीन नहीं आ रहा था। सामने नीची जगह थी जैसे किसी ने ज़मीन को नीचे दबा दिया हो और उसके बाद टीला था और टीले की ऊंचाई ज़्यादा न थी, लेकिन वो दूर तक फैला हुआ था। तलवा टीले की आधी बुलंदी तय करके नीम दायरे की शक्ल में परली तरफ उतर रहा था। देखते ही देखते वो गायब हो गया। मैंने और बिलाल शाह ने दौड़ लगा दी। अब अगर तलवा हमारे हाथ से निकल जाता तो फिर वो गायब हो जाता। हम इसे शायद तलाश न कर सकते। टीले की पिछली तरफ पहुंचे तो रूह फना हो गई। एक गहरी दरार यहाँ मौजूद थी, हजारों फीट गहरी। इसमें दरख्त लटके हुए थे। इनकी जड़ें इस दरार के किनारों में थीं। कभी कोई चट्टान का टुकड़ा आकर दरार में खौफनाक आवाज़ पैदा करता, नीचे गहराई की तरफ जाता सुनाई देता था। इस पर एक दरख्त का तना झुका हुआ था। तलवा इसी पर से गुजरकर दूसरी तरफ जा चुका था। मैंने इस तने पर छलांग लगाई और बिलाल शाह से कहा कि पीछे आ जाओ। कोई 100 फीट का फासला हमने पुल सिरात की तरफ तय किया। पुल से निकलकर तराई में आए तो सामने ही लकड़ी के तख्तों से बना शिकारियों का केबिन था। तलवा इसमें घुस गया था। हम एक बड़े से पत्थर की आड़ लेकर बैठ गए। अब मैं तलवा सिंह को मजीद मोहलत नहीं दे सकता था। मैंने बिलाल शाह से कहा कि वो हमले के लिए तैयार हो जाए। मैंने अपना सर्विस रिवॉल्वर और बिलाल शाह ने अपना देसी पिस्तौल निकाल लिया और हम केबिन के दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। दरवाजे से दूर ही थे कि अंदर से तलवा का फायर आया। मैंने और बिलाल शाह ने इकट्ठे फायर किए। गोलियां दरवाजे से गुजर गईं। मैंने फिर फायर किया। मेरी आवाज़ में बहुत सख्त गुस्सा था। तलवे, बाहर आ जाओ। मेरा नाम नवाज खान है और मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा ही जाऊंगा।
मेरा नाम भी तलवा है। इधर 100 मील के दायरे में गजराज सिंह का राज है और मैं इसका मुलाजिम हूँ। ये 100 मील गुजारोगे तो फिर मेरी हद से बाहर निकलोगे ना? मैंने शदीद गुस्से में इधर उधर नज़र दौड़ाई। वो 100 गज की चढ़ाई के बाद जंगल घना होता जा रहा था। दरख्तों की झुग्गियाँ बनी हुई थीं। आसमान नज़र में नहीं आता था। गुस्से की हालत में मेरे मुंह से गालियों की बौछार निकल गई। मैंने सोचा कि देखा जाएगा और उठकर केबिन की तरफ आखिरी छलांगे लगाना शुरू कर दी। अंदर से तलवे ने फायरिंग खोल दी। सिर्फ एक गोली मेरे बाजू से टकराई, वो भी खतरनाक साबित ना हुई। मेरे ठुड्डे ने केबिन का दरवाज़ा धड़ाक से खोल दिया। अंदर अंधेरा सा था। 1-2 सेकंड मैंने बहुत ही खतरनाक हालत में गुजारे। तलवा काफ़ी देर से अंदर था और उसकी आंखें अंधेरे में देख सकती थीं। मैं ताज़ा बाहर से आया था, इसलिए 1-2 सेकंड कुछ भी नज़र नहीं आया। इस अरसे में तलवा मुझे गोली मार सकता था। शायद इस वजह से न मार सका कि मेरे पीछे ही बिलाल शाह अंदर घुस आया था। मेरी आंखें अंधेरे में देखने लगीं। ये कोई 50 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा लकड़ी का कमरा था। लकड़ी के शतीरों पर झाड़ियाँ डालकर छत बनाई गई थी। लकड़ी की चारपाई थी जिस पर लकड़ी के तख्ते लगे हुए थे। सामने की दीवार पर चीते और जंगली जानवरों के सर लगे हुए थे। ये महाराजा के शिकारियों के केबिनों में से एक था। एक कोने में तय की हुई खालें थीं। सारे कमरे में वहशी जानवरों की इन खालों की बदबू थी। केबिन के अंदर एक और दरवाज़ा था। शायद ये केबिन अंदर से 2 हिस्सों में तकसीम था। तलवा इस दरवाजे की तरफ खिसका, मगर मेरे ठुड्डे ने इसके पेट में हलचल मचा दी होगी। मैं इसे ठुड्डों पर रखने ही वाला था कि बिलाल शाह ने इसे जप्पे में लेकर ज़मीन पर धड़ाम से गिरा दिया। मुझे हैरानगी हुई। 6 फीट डाकू और बिलाल के एक ही रगड़े से ज़मीन पर जा गिरा। फिर मुझे याद नहीं कि क्या हुआ था। हम दोनों ने उसे वहशियों की तरह मारा। मैं किसी औरत की चीखों से होश में आया। तलवा जिस दरवाजे की तरफ लपका था, इसमें एक नौजवान औरत नुमा लड़की खड़ी थी। आंखों में आंसू और मुंह पर हाथ रखे वो बुरी तरह रो रही थी। बिलाल का हाथ रुक गया और मैंने भी एक लम्हा भर तलवे की तरफ से ध्यान हटाया। इसी वक्त ही तलवा इतनी मार के बावजूद खिसका और उसकी राइफल उसके हाथ में थी। मैंने इस औरत को घसीट लिया। तलवा मुझ पर फायर करने ही वाला था कि रुक गया। उसके मुंह से खून की लकीर निकल रही थी। बिलाल के घूंसों से उसके होंठ फट चुके थे। उसकी नज़र मेरे चेहरे पर ठहर नहीं रही थी। बलविंदर को छोड़ दो, उसने ज़मीन पर थूक कर बड़ी नफरत से मेरी तरफ इशारा किया। मैंने बलविंदर को आगे की तरफ धक्का दिया। तलवा मेरी तरफ बढ़ा। उसकी उंगली बंदूक के घोड़े पर थी और यह आधा दब चुका था कि बिलाल की लात ने उसका मुंह तलवे की तरफ उठा दिया और गोली के धमाके के साथ ही तलवे का मुंह का गोश्त का बड़ा सा लोथड़ा नजर आने लगा। वो दायरे की शक्ल में घूमकर जमीन पर जा पड़ा। बलविंदर तीर की तरह उस पर गिरी और चीखें मारकर रोने लगी। उसकी चीखों के साथ ही इस कमरे से एक और औरत बरामद हुई और तलवे की लाश से चिमट गई। यह हरी सिंह की बीवी थी। तलवा सिंह मर चुका था। चंद लम्हे तो मैं और बिलाल अपने हवास दुरुस्त करते रहे। जिस कातिल को मैं पकड़ने आया था वो अपनी ही गोली से खत्म हो चुका था। मैंने बलविंदर को अपने पिता की लाश पर जी भरकर रोने दिया। फिर हमारा वापसी का सफ़र शुरू हुआ। यहाँ आए तो हम 2 थे। वापसी पर हमारे साथ एक जवान लड़की और उसकी चाची और वो 2 लाशें भी थीं, तलवा सिंह और हरदयाल की लाशें। यहाँ आते हुए हरदयाल हमें जिस रास्ते से लाया वो थोड़ा बहुत मेरे जहन में नक्श हो गया था। हमने तलवा की लाश वहीं छोड़ी और बड़ी मुश्किल से बलविंदर कौर और चाची को साथ लेकर वापस बाजौर पहुँचे। दरोगा गजराज सिंह हमारी तलाश में था और सख्त गुस्से की हालत में था। मैंने उसे ठंडा किया, अगर वो किसी राजवाड़े का थानेदार है तो मैं अंग्रेज़ हुकूमत का मुलाजिम हूँ और उसके खिलाफ वायसराय से के दफ्तर में जाकर शिकायत भी की जा सकती है। इसे अकल आ गई। मैंने इसे हरदयाल और बलवा की लाशें उठवाने का कहा और बलविंदर और उसकी चाची को लेकर अपने इलाके में आ गया। हरी सिंह अपने भाई की मौत पर बावला सा हो गया। केस का चालान तैयार करने में मुझे कोई मुश्किल पेश न आई। हरी सिंह ने एक बाली बयान दे दिया और अदालत में भी अपने बयान पर कायम रहा। चूँकि तलवा मारा गया था, इसलिए इस केस में बड़े मुलजिम की मदद करने पर इसके भाई को अदालत ने उम्र कैद की सज़ा दी। बाद में दिलबर सिंह ने ऊपर वाली अदालतों में अपीलें की, जिसके बाद ये सज़ा 7 साल में तब्दील हुई। दिलबर के घराने में से उसका मामा कत्ल हो चुका था, एक चचा कत्ल हो गया और दूसरा कैद हो गया। माँ और बलविंदर की देखभाल उस पर आ पड़ी थी। एक दिन वो मुझसे मशवरा करने थाने आ गया। वो फौज छोड़कर खेती बाड़ी करना चाहता था।
میں نے اسے مشورہ دیا کہ ایسا نہ کرے۔ گوربخش سنگھ کے گھر والوں نے اس کی زندگی حرام کر دینا تھی، فوج میں اسے حفاظت تو مل سکتی تھی۔ میرے مشورے پر اس نے عمل کیا، بلوندر سے شادی کر کے اسے اور ماں کو چھاونی ساتھ لے گیا۔ گوربخش سنگھ مجھ سے ناراض رہا۔ وہ طلبہ کو قتل کرانا چاہتا تھا اور میری ڈیوٹی کو اپنے انتقام کی آنکھ میں رکاوٹ سمجھتا تھا۔ میں نے رگھبیر سنگھ کو صاف کہہ دیا کہ اپنے باپ کی زمینداری کی دھونس چلانی چھوڑ دے۔ اپنی بدمعاشیوں میں وہ 2 بھائی مروا چکا ہے، ایسا نہ ہو کہ اب باپ کو بھی مروا دے یا خود ہی پار ہو جائے۔ میری اٹاری میں تعیناتی تک تو رگھبیر اپنی حرکتوں سے باز ہی رہا۔ دلبر سنگھ کبھی کبھار مجھے ملنے آ جاتا تھا، اب خدا جانے کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ آج بھی کبھی کبھی مجھے طلبہ کے ساتھ مقابلہ یاد آ جاتا ہے۔